हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2 पार्ट्स में धन निष्कासन का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कैसे हुआ, क्या कारण रहे और किन मदों से भारत से धन निष्कासन होता रहा, इस पर बात करी थी। अब हम धन निष्कासन पर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, कि बिल्कुल ही स्थिति निम्नतर पहुंच चुकी थी। तो इसके आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि है, उद्योग है, रेलवेज के विकास के कारण क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बातचीत हम करेंगे। भारतीय कृषि पर प्रभाव के लिए डॉक्टर दादा भाई नौरोजी लिखते हैं कि दुर्भिक्ष और कृषि, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध था, क्योंकि भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई थी, उसके आधार पर हमारे यहाँ मालगुजारी ज़्यादा वसूल की गई, जिसके आधार पर किसानों के पास स्वयं के पास कुछ नहीं रहता था। इसके कारण से दुर्भिक्ष लगातार बढ़ते रहे, यानी कि अपनी पैदावार का वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत सालाना खिराज के रूप में देती थी, तो उनके पास पेट भरने के लिए स्वयं के पास कुछ भी नहीं रहता था। और जब स्थिति इस प्रकार से उत्पन्न होती जा रही थी, तो यानी कि अधिक से अधिक धन जब विदेश में जा रहा था या अंग्रेज वसूल कर रहे थे, तो भारतीय कृषकों ने कृषि की तरफ, कृषि या जोतों पर से अपना अधिकार भी कम करना प्रारंभ कर दिया था। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है कि सारे देश में निर्यात करने वाले सौदागरों के एजेंट हैं, जो किसानों से जिन्स खरीदते हैं और किसानों को बेचने के लिए मजबूर करते हैं। ऊपर से अनाज का व्यापार बहुत अच्छा लगता है, पर उसके पीछे तथ्य यह छिपा हुआ है कि किसान अपने पेट को काटकर इंग्लैंड को सालाना खिराज देते हैं। और यही बात आगे चल कर के कि भारत में खाद्य पदार्थों के मूल्य की वृद्धि का कारण भी बना था। यानी देश में जब खाद्य और आबादी दोनों के बीच में जो संतुलन था, वह संतुलन जब बिगड़ गया, गड़बड़ा गया, तो आगे चल करके खाद्य पदार्थों की मूल्यों की भी वृद्धि होती गई। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यही बार बार दुर्भिक्ष का कारण बनी। और अंग्रेजों ने इस समय भी दुर्भिक्ष, जब अकाल जब भारत में पड़ रहे थे, उस समय भी उन्होंने निर्यात करना, भारत से खाद्यान्न का निर्यात भी, अन्न का निर्यात भी किया जाता था, वह निर्यात करना भी उन्होंने बंद नहीं किया। और यह बंद नहीं करने का प्रमुख कारण जो था, वह यह था कि होम चार्जेस के भुगतान में कठिनाई नहीं आनी चाहिए। यानी वो इसके माध्यम से पैसा इकट्ठा करती थी। और होम चार्जेस, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया, कि वहाँ विभिन्न मदों में उनको खर्चे देने पड़ते थे, जैसे कि वेतन हो गया, यहाँ पे भारत में जो कार्य कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी, उनका वेतन हो गया, उनके यहाँ के खर्चे हो गए, व्यापार के माध्यम से जो यहाँ से इंग्लैंड भेजा जाता था, रेलवेज हो गई, यहाँ पर नियुक्त किए गए जो विभिन्न व्यक्ति थे, उन लोगों की सैलरी हो गई। तो इस प्रकार से विभिन्न मदों में यहाँ से पैसा बाहर जाता था। तो उसको बचाने के लिए वे खाद्यान्न का निर्यात भी बंद नहीं करा। तो इस प्रकार भारत में दुर्भिक्ष लगातार बढ़ते रहे। दूसरा प्रभाव अगर हम इसमें देखें, तो जनहित के कार्यों की उपेक्षा की गई। यानी जो पैसा भारत से, जो पैसा बाहर भेजा जाता था, अगर उस पैसे को भारत में ही प्रयोग में लिया जाता, तो यहाँ पर बहुत सारे कार्य हो सकते थे। जैसे सिंचाई के कार्यों के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया जा सकता, बांधों का निर्माण किया जा सकता था, बिजली की व्यवस्था की जा सकती थी, और भी कई तरह के लोक कल्याणकारी कार्य थे जो यहाँ पे व्यक्तियों के काम में आते। वह सब कार्यों की अवहेलना की गई और पैसा जो था वह इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था लगातार की गई। फिर हम देखते हैं कि औद्योगिक व्यवस्था पर, उद्योगों पर बिल्कुल ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटिश पूंजीपतियों ने सरकार के सभी क्षेत्रों में, भारत में जितने भी क्षेत्रों में उद्योग व्यवस्था जितनी भी थी, उन सब पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर रखा था। जैसे कोयले की, सोने की खदानें, जूट, पटसन, मदिरा बनाने के स्थान, कॉफ़ी और चाय के बागान, बगीचे, नील की फैक्ट्रियाँ और ऊनी और कागज मिल, जूट प्रेस, तेल की मिल, लकड़ी की मिलें, इस तरह से कपास निकालने के और दबाने के जो कारखाने थे, वे हर जगह यूरोपीय पूंजीपति या यूरोपीय व्यापारी ही इसके मालिक थे। सारे जहाज़ों का व्यापार, रेलवे और बैंक तक उनके अधिकार में थे। तो इस प्रकार से समस्त उद्योगों जितने भी प्रकार के उद्योग थे, उन पर वर्चस्व या एकाधिकार जो था वह अंग्रेजों का ही था। 1900 में श्री मैकलेंस ने हाउस ऑफ कॉमन में जब भाषण दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि भारत की समस्त आय के साधन इस देश में गिरवी रख दिए गए हैं। यानी कि जो भी उद्योग धंधे जो मैंने अभी आपको बताया, उन सारे व्यापार पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का एकाधिकार था और वे अपने हिसाब से इन व्यापार को चला रहे थे। इस तरह से अंग्रेज जो थे भारत से जो भी सामान मंगाया करते थे, मतलब अंग्रेजी माल का जो आयात किया जाता था भारतीय सरकार के द्वारा जो अंग्रेजी माल का आयात किया जाता था, उस पे उन्होंने स्वतंत्र या मुक्त व्यापार की नीति अपनाई हुई थी। दादाभाई नौरोजी के अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच मुक्त व्यापार की नीति एक घोड़े पर चढ़े शक्तिशाली मनुष्य और एक भूखे थके अपंग व्यक्ति के बीच की दौड़ के समान था। यानी दो बिल्कुल ही ऑपोजिट व्यक्तित्व के जो लोग थे, उनके बीच में यह संघर्ष था। यानी अंग्रेज जो इतने पूंजी संचय करके अमीर हो रहे थे और भारतीय जो धन निष्कासन के गरीब हो रहे थे, तो इन दो व्यक्तियों के बीच में जो ये व्यापार था, उसने भारत को बिल्कुल ही निर्धन बना दिया था। दादाभाई नौरोजी कहते हैं कि यह मुक्त व्यापार एक तरफा लादी हुई नीति थी और उन्होंने इसका ब्यौरा दिया है कि भारतीय माल पर जो ब्रिटिश या ब्रिटिश अधिकार के उपनिवेशों के माल का मुकाबला कर सकता था, ब्रिटेन में उस पर बहुत अधिक कर लगाया गया था। जैसे 1824 में वे डेटा देते हैं कि भारतीय सूती कपड़े पर 30% से लेकर 70% तक कर लगाया जाता था और भारतीय चीनी पर उसका क्रय जितने में खरीदा उससे 3 गुना कर उस पे लगा दिया जाता था। ब्रिटेन में कुछ वस्तुओं पर 400% तक कर लगा दिया गया था। मतलब आयात पर इतना कर लगा दिया था ताकि भारतीय माल का कम वहाँ पे उपयोग किया जा सके। और यह आयात कर तब कम किया गया जब ब्रिटेन ने इसका निर्यात करना ही बंद कर दिया था। इस प्रकार से भारत अपने यहाँ बने माल के लाने और ले जाने दोनों पर ही कर लगाया जाता था, जबकि विदेशी माल पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता था। तो इस प्रकार से आर्थिक दोहन से भारत की पूंजी का निर्माण तो बहुत धीरे धीरे हुआ, परंतु ब्रिटेन में औद्योगिक प्रगति दिन दूनी बढ़ती गई, पूंजी का वहाँ पर संचय होने लगा और यही कारण था कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे भी विकसित होते गए। फिर इसका एक और प्रभाव ये पड़ा कि रेलवेज, भारत में जो रेलवेज का निर्माण किया गया था वह ब्रिटिश पूंजीपतियों को ध्यान में रख करके किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपतियों ने जो यहाँ पे धन लगाया था उस पे भारत की आय का 5% धन जो था वह उन पूंजीपतियों को दे दिया जाता था।
इस तरह से उनको ये परवाह नहीं रहती थी कि कितने आए और कितने व्यक्तियों ने ट्रैवल करा, कितना इस मार्ग पर पूंजी लगाई गई। वो एक बार ठेके पर काम को दे देते थे और उस ठेके से जो भी आय होती थी वो 5%, अब वो चाहे ठेके पे दे दिया गया है, चाहे वो सही यूज़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसके पत्थरों को वेस्ट किया जा रहा है, पटरियों को तोड़ा जा रहा है या कुछ भी करा जा रहा है, पर बस ठेके पे क्योंकि उन्होंने दे दिया था तो उस पर 5% फिक्स्ड था कि वे उसकी आय में से 5% लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए भारत में जो रेलवेज बिछाई गई वे पूर्ण रूप से भारतीय व्यापार के लिए बेकार ही मानी गई। दूसरा, ये रेलवेज सैनिक महत्व की जगहों के लिए बनाई गई थी, इसलिए सैनिक महत्व के ठिकानों पर जो भी सामान पहुंचाना होता था उसके लिए इसको प्रयोग में लिया जाता था। भारतीय व्यक्तियों को ध्यान में रख करके इसको नहीं बनाया गया था। 1894-95 में 5,750,000 की धनराशि भारत से रेलवेज पर फायदे के रूप में इंग्लैंड ले जाई गई। इसमें पूंजी पर ब्याज, इंग्लैंड में स्टॉक की खरीद और यूरोपियों को ज़्यादा वेतन के रूप में रेलों से भारतीय धन का निर्गम या निष्कासन हुआ था। 1897 में रेल सेवा में लगे जितने भी यूरोपियंस जो लगे हुए थे उनको 80 लाख से अधिक वेतन दिया गया, जबकि भारत में 2,07,047 व्यक्ति जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे थे उनको इस राशि का 1/5वां भाग भी नहीं मिला था। तो हमारे को साफ नजर आता है कि भारतीय रेल के माध्यम से भी भारत से कितनी बड़ी धनराशि का निर्गम अंग्रेजों को कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह नुकसान भी भारत के अर्थव्यवस्था पर पड़ा। फिर देश में प्रशासनिक सेवा के जो भी अधिकारी थे उनके वेतन से भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से गड़बड़ा गई थी। 1887 के अंत तक भारत में सिविल विभागों के वेतन पर 112 करोड़ से अधिक खर्च किया गया था। 1900 और 1901 में यह खर्चा बढ़कर के 151 करोड़ रुपए हो गया था, पाउंड हो गया था। ब्रिटिश अफसरों का वेतन जो था वह भारत में और ब्रिटेन में दोनों में बहुत अलग अलग पड़ता था। भारत में यही वेतन भारतीयों को कम दिया जाता था, बट ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी थे उनको ब्रिटेन में जो लोग कार्य कर रहे थे उनसे अधिक वेतन भारत में उन्हें दिया जा रहा था। जैसे वायसरॉय का वार्षिक वेतन अन्य भत्तों के अतिरिक्त, इसमें भत्ते शामिल नहीं है, 2,40,000 वार्षिक वेतन था, जबकि सिलोन में यानी कि श्रीलंका में, भारत में हम इतना दे रहे थे, श्रीलंका में 80,000 प्रतिवर्ष था। और सरकार के जो सचिव थे उनको भी यहाँ पे 2,40,000 के करीब प्रतिवर्ष मिलता था। भारत में उनको 24,000 सिलोन में 24,000, 2,40,000 नहीं, 24,000 के करीब मिलता था। और भारत में यही इन सचिवों का वेतन जो था वह 40,000 से 50,000 तक दिया जाता था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का वेतन जबकि उस समय 50,000 रुपये था, परंतु भारत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्य कर रहे थे उनको 1 लाख और जो गवर्नर थे उनको 1,28,000 रुपये वेतन यहाँ पर दिया जाता था। एक समाचार पत्र ने इस तरह से लिखा था कि वायसरॉय को 3,70,000 सालाना वेतन और भत्ते के रूप में, इसमें भत्ता अब इंक्लूड कर लिया गया है, के रूप में मिलता है, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की मासिक आय का 8 गुना था। और यह वेतन यहाँ पर भारत के धन से दिया जाता है। वो इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे, पर वेतन भारतीय धन से दिया जाता था और भारत में काम करते समय दिया जा रहा है, इसलिए भारत से ही वह धन भी वसूल किया गया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भारत में पूंजी निवेश
मतलब भारत में जितना भी व्यापार हुआ और भारतीय पूंजी निवेश का मार्ग बिल्कुल ही अवरुद्ध हो चुका था। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है कि यदि देश से लगभग 20 लाख करोड़ रुपया, दादा भाई नौरोजी तो 20 लाख दे रहे हैं, जबकि ब्रिटेन में इसका जो अनुमान लगाया गया था वो 30 लाख था। तो 20 लाख रुपया अगर भारत से बाहर नहीं भेजा जाता और भारत में ही इन्वेस्ट किया जाता तो भारत के कई क्षेत्रों में हम विकास कर सकते थे। इसका मैं एक आपको डेटा देना चाहूँगी कि किस तरह से कितना धन यहाँ से बाहर भेजा जा रहा था, पूंजी जो किस तरह से विनियोग की जा रही थी। ये कहते हैं कि भारत में उस समय 30 करोड़ के करीब जो धन था वह बाहर भेजा जा रहा था। ये भी मैकलिन ने ही अपना दिया है जब हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने अपना भाषण दिया था कि भारत से 30 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बाहर भेजा जाता है, जिसके बदले में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो यह एक भारत पर बहुत बड़ा एक दबाव था। इसके अतिरिक्त विलियम डिग्बी ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक 60,080 लाख धन का निर्गम, पाउंड का निर्गम भारत से हो रहा था, जबकि हैंडमैन ने लिखा है कि वास्तविक निर्गम उस समय 300 लाख पाउंड था। बाद में उन्होंने और चीजें इसमें कैलकुलेट करके कहा कि 400 लाख पाउंड निर्गम हो रहा था। एजे विल्सन ने लिखा है कि सालाना निर्गम जो था 35 लाख पाउंड था। मैकलिन ने जरूर से जब हाउस ऑफ कॉमन में भाषण दिया तब उन्होंने इसको 300 करोड़ बताया, जिसका आज तक हम भारत में उसका कुछ भी चीज भारत में नहीं दी जाती है उसके बदले में। इस तरह से अन्य प्रभावों में हम देखते हैं कि व्यापारियों व व्यवसायियों के द्वारा शोषण। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पे कार्य किया तो उन्होंने भारतीय व्यापारियों, हस्तशिल्प हस्तशिल्प का कार्य करने वाले श्रमिकों का उन्होंने शोषण करना प्रारंभ किया। छोटे छोटे किसानों का और छोटे व्यापारियों का, जनता का उन्होंने शोषण किया और उन्होंने उनसे माल जबरदस्ती से वे माल खरीदते थे और बदले में उनको बहुत कम पैसा देते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय हस्तशिल्प कला का बिल्कुल ही अंत हो गया और भारतीय उद्योग बिल्कुल अपने अंत के कगार पर पहुंच गए और इसके बदले में कैश क्रॉप्स का उत्पादन शुरू कर दिया गया था। हम जब आगे हस्तशिल्प कला का उद्योगों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनका अंत, डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री किस प्रकार से हुआ, उसका कारण भारतीय धन का निष्कासन ही माना जाता है, क्योंकि जबरदस्ती उनसे खरीदा गया था। सबसे जरूरी चीज जो दादा भाई नौरोजी ने और रमेश चंद्र दत्त ने अंग्रेजों पर इस आरोप किया वह ये कि भारतीय धन के निर्गम से भारत में लगातार गरीबी बढ़ती ही गई। अगर यह धन भारत में इन्वेस्ट होता तो वह शायद भारतीयों के काम में आता। और उन्होंने कहा कि भारतीय गरीबी का मूल कारण ही अंग्रेजों का आर्थिक दोहन है। अगर आपको याद हो तो शशि थरूर जी ने इंग्लैंड में अभी एक डिबेट करी थी जिसमें उन्होंने एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे भारत से लूट करके धन यहाँ से ले जाया गया। और इसके लिए एक बड़ा अच्छा फ्रेज कहा जाता था कि गंगा से चूस करके थेम्स नदी में जा करके भारतीय धन को निचोड़ा जाता है। विलियम डिग्बी ने भी एक रिपोर्ट दी है, उसके आंकड़ों के अनुसार उन्होंने लिखा है कि 1901 में ब्रिटिश भारत के एक मनुष्य की औसत आय 40 शिलिंग प्रति वर्ष थी, जबकि इंग्लैंड में एक मनुष्य की औसत आय 42 पाउंड थी। इसके अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन में एक व्यक्ति के मुकाबले में एक भारतीय को 40% अधिक कर दिया जाता था।
तो इससे हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में गरीबी जो थी वह निरंतर ही बढ़ती जा रही थी। ये 1888 की रिपोर्ट उन्होंने दी है। इस प्रकार से भारत की गरीबी का कारण हम धन निष्कासन को मान सकते हैं, और इस पर जब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई, यह बुक जब प्रकाशित हुई तो बहुत चर्चा हुई। इंग्लैंड की संसद में भी इस पे चर्चा की गई, परंतु भारत के पक्ष में अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार का विचार नहीं करा। थैंक यू सो मच।